प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे थे। आज अपन यूरोपीय एवं एशियाई जनसमूह की तुलना का अध्ययन करेंगे। इनको दो भागों में बांट लेते हैं, पहला यूरोपीय जनसमूह और दूसरा एशियाई जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह निर्माण उद्योग प्रधान है एवं एशियाई जनसमूह कृषि प्रधान है। पहला विशेष अंतर इनमें, यूरोपीय महासमूह का मुख्य आधार औद्योगिक क्षेत्रों का विकास है। इसमें औसतन 70% जनसंख्या निर्माण उद्योगों, परिवहन, व्यापार तथा अन्य सेवाओं में लगी हुई है। इससे अभिप्राय है कि यूरोपीय जो जनसंख्या है उसका जो मुख्य आधार है वो उद्योग धंधे हैं। इसी का अंतर एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह कृषि प्रधान है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेषतः चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया में जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर आधारित है। केवल जापान में ही निर्माण उद्योगों की अधिकता है, बाकी संपूर्ण एशिया में कृषि की प्रधानता है। दूसरा अंतर, यूरोपीय जनसमूह में खनिज संपत्ति के विशाल भंडार हैं। विशेषतः कोयला और लोहा के खनिजों के उपयोग के कारण जनसंख्या की सघन पेटी कोयले की खानों और समुद्र तटियों पर स्थित है। यूरोपीय जो जनसमूह में 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो वहाँ की जनसंख्या की धुरी है और वही क्षेत्र कोयला और लोहे का उत्पादन क्षेत्र भी है। इस प्रकार एशियाई जनसमूह की जलवायु मानसूनी है, जिसमें पर्याप्त वर्षा और फसलों को उगाने के लिए लंबा मौसम होता है। इस कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। एक ही वर्ष में 3-3 फसलें भी उगा ली जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की। तीसरा अंतर, यूरोपीय जनसमूह समुद्र के समीप स्थित होने के कारण यहाँ बंदरगाह बहुत विकसित हैं, जिसके कारण विदेशी परिवहन तथा व्यापार सुलभ होता है। अंतर्महाद्वीपीय व्यापार के कारण यहाँ का जनसंख्या समूह बहुत बढ़ गया है। ये देश अपना व्यापार समुद्री जहाज़ों के द्वारा दूसरे देशों से करते हैं, जिसके कारण इनका परिवहन व्यय भी कम होता है और कम किराए पर ही माल ढुलाई हो जाती है। इसी की तुलना में एशियाई जनसमूह में खेती के लिए उपयुक्त भूमि है और यहाँ सिंचाई सुविधाएं। इन देशों में अति सघन जनसंख्या नदियों के बेसिन में स्थित है। विशेषकर यहाँ हवांगो, यांगटीसिकांग, सेकियांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि नदियों का जो अपवाह क्षेत्र के समीप वाला भाग है वो बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चौथा अंतर, यूरोपीय जनसमूह में नदियों से कारखानों को जल प्राप्त होता है, जल विद्युत शक्ति मिलती है और परिवहन की सुविधा है। यहाँ की जो नदियाँ हैं ये जल यातायात के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है और सघन आबादी क्षेत्रों में आंतरिक जल परिवहन के लिए बहुत सी नहरें बनाई गई हैं। इसी के अनुरूप एशियाई जनसमूह में नदियों से बहुत लाभ है। यहाँ कृषि फसलें सींची जाती हैं, उपजाऊ काप मिट्टी मिलती है, भूमि समतल बनती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, उसी सिंचाई के लिए बिजली के नलकूप तथा उद्योग चलते हैं और परिवहन की सुविधाएं भी होती हैं। इस अंतर में लगभग दोनों में समानता भी पाई जाती है। पांचवा अंतर, एशियाई जनसमूह में मानसूनी जलवायु पाई जाती है व यूरोपीय जनसमूह में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तथा यूरोपीय लोग शारीरिक और मानसिक रूप से एशियाई जनसमूह से हष्ट पुष्ट होते हैं
और ये जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त है। छठा, कच्चे माल के लिए यूरोपीय जनसमूह में खनिजों और वनों की पर्याप्त सुलभता है। इसी के अनुरूप एशियाई जनसमूह में मिट्टियाँ उपजाऊ हैं। सातवां, यहाँ के श्रमिक अधिक शिक्षित और यंत्र तकनीक से अधिक कुशल होते हैं, जबकि एशियाई जनसमूह के लोग कम स्किल्ड हैं। यहाँ सबसे बड़ी जटिलता ही है नए विकास का कारण कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो दक्ष नहीं है। आठवां, निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए यहाँ अधिक जनसंख्या वर्ग है, जिसके कारण से निर्मित वस्तुओं के लिए उत्तम बाजार है, जबकि एशियाई जनसमूह को इसमें उद्योग धंधों के कम विकास होने के कारण निर्मित वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति बड़ी तेज़ी के साथ हुई है एशियाई जनसमूह में, जिसके कारण जनसंख्या का भरण पोषण करने में कठिनाई नहीं होती है, जबकि एशियाई जनसमूह में वह कृषि आधारित है, जिसके कारण से यहाँ ये तो ठीक है कृषि भूमि की उपलब्धता है, लेकिन उद्योग धंधे वाले लोगों का जो औसत आय है वो कृषि वालों से अधिक होती है। तो ये इन दोनों का बहुत बड़ा मुख्य अंतर है। धन्यवाद।